द रॉयल एमरल्ड रेस्टोरेंट, एम्बर सिटी। रात 12:30 बजे। वातावरण तनावपूर्ण, भारी और खौफ से भरा हुआ था। नियॉन और क्रिस्टल की रोशनियां अब मानो ठंडी पड़ गई थीं। चमकदार मार्बल के फर्श पर एक भारी बूट तेजी से फिसलता हुआ आगे बढ़ता है। ये आर्यन वालिया का हीरो लेवल का पर्सनल कार्ड था। उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी आग की लपटों की तरह निकल रही थी। उसके मुक्के में इतनी ताकत थी कि हवा छीनने की वोश की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। गार्ड का मुक्का सीधा ध्रुवांश के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। मुक्के के दबाव से हवा में लहरें पैदा हो रही थीं। वहां बैठे एलीट क्लास के लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थीं। कुछ कमजोर दिल वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि अगले ही पल इस लो लेवल हंटर का सिर तरबूज की तरह फट जाएगा। फ्रेया की आंखें भी पल भर के लिए चौड़ी हो गईं। लेकिन बूम! मुक्का निशाने पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे आसपास की मेजों पर रखे शैंपेन के गिलास थरथरा गए। लेकिन जब धूल छटी तो नजारा कुछ और ही था। ध्रुवांश अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला था। उसके चेहरे पर खौफ या दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। गार्ड का वो जानलेवा मुक्का ध्रुवांश के गाल से टकरा कर रुक गया था, मानो किसी रबड़ के खिलौने ने लोहे की दीवार पर वार किया हो। ध्रुवांश की नीली आंखें शांत थीं और उसकी हुडी की टोपी भी अपनी जगह से नहीं खिसकी थी। गार्ड की आंखों में एक पल के लिए खौफ तैर गया। उसे लगा जैसे उसने किसी इंसान पर नहीं बल्कि मौत के देवता पर हाथ उठा दिया है। बस इतना ही। ध्रुवांश की आवाज बहुत धीमी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। इससे पहले कि गार्ड अपना हाथ पीछे खींच पाता, ध्रुवांश ने अपनी दाईं मुट्ठी कसी। उसकी उंगलियों के बीच से एक बेहद हल्की लेकिन खतरनाक डार्क एनर्जी की झलक दिखाई दी। ध्रुवांश का हाथ बिजली की रफ्तार से हरकत में आया। वो इतना तेज था कि किसी हाई लॉर्ड को भी बस एक धुंधली परछाई ही दिखाई दी। धड़ाम! ध्रुवांश का मुक्का सीधा गार्ड के सीने पर पड़ा। गार्ड के सीने पर पहना हुआ करोड़ों की कीमत का हाई लेवल आर्मर किसी सस्ते कांच की तरह चरमरा उठा। क्रैक क्रैक! आर्मर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। गार्ड का विशालकाय शरीर हवा में किसी तिनके की तरह उछला। वो 25 फीट दूर जाकर रेस्टोरेंट की मुख्य दीवार से जोर से टकराया। ये कोई साधारण दीवार नहीं थी, ये डेमन क्रिस्टल से बनी थी जो ड्रैगन्स के हमलों को भी सह सकती थी। लेकिन जैसे ही गार्ड उस दीवार से टकराया, पूरी इमारत कांप उठी। कड़कड़ कड़कड़! उस अभेद्य दीवार में मकड़ी के जाले की तरह सैकड़ों दरारें उभर आईं। दीवार से क्रिस्टल का चूरा नीचे गिरने लगा। गार्ड जमीन पर एक निर्जीव लाश की तरह गिरा। वो मौके पर ही बेहोश हो चुका था। उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह रही थी। पूरे हॉल में डेथली साइलेंस छा गया। सिर्फ क्रिस्टल के टुकड़ों की जमीन पर गिरने की टप टप आवाज आ रही थी। वहां मौजूद हर एक इंसान, चाहे वो रईस ज़ादा हो या कोई हाई रैंक हंटर, अपनी जगह पर बुत बन गया था। उनके चेहरों पर अविश्वास था। एक लो लेवल हंटर ने एक हीरो लेवल के गार्ड को एक ही मुक्के में खत्म कर दिया, और वो भी बिना कोई स्किल इस्तेमाल किए। ये नामुमकिन था। आर्यन वालिया, जो अब तक अपने सोफे पर राजाओं की तरह बैठा था, झटके से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, मानो किसी ने उसके चेहरे पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी हुई थीं कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा था। उसके दांतों के पीसने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। इस सड़क के भिखारी ने मेरे सबसे ताकतवर गार्ड को सबके सामने हरा दिया। मेरी आर्यन वालिया की बेइज्जती, इस कीड़े को तो मैं अपने हाथों से चीर दूंगा। आर्यन के शरीर से आग की तरह लाल और भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। आसपास की कुर्सियां खिसकने लगी। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ डाला। तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है कीड़े। आर्यन एक भूखे भेड़िए की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैं तुझे अभी और इसी वक्त एक लाइफ एंड डेथ। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता और ध्रुवांश को मौत के खेल के लिए चुनौती दे पाता, उससे पहले ही एक आवाज आई, रुक जाओ। ये आवाज बहुत तेज नहीं थी, ये कोई चीख नहीं थी, लेकिन इसमें एक ऐसा वजन था, एक ऐसा अधिकार था जिसने पूरे रेस्टोरेंट के तापमान को शून्य से नीचे गिरा दिया। अचानक बैकग्राउंड का सारा शोर म्यूट हो जाता है। हवा के भारी होने की हम जैसी एक लो फ्रीक्वेंसी आवाज शुरू होती है।
अचानक वहां की हवा इतनी भारी हो गई मानो किसी ने हर इंसान के कंधों पर 100-100 किलो का पत्थर रख दिया हो। कमजोर हंटर्स और वेटर्स की सांसें अटक गई, उनके घुटने कांपने लगे और वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग जो ड्रिंक पी रहे थे उनके हाथों में गिलास चटक गए। ये एक ग्रैंड मास्टर का ऑरा था। सीढ़ियों के पास से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। सफेद बाल, चेहरे पर अनुभव की गहरी झुर्रियां और आंखों में ऐसा तजुर्बा जो सदियों का इतिहास समेटे हुए था। उन्होंने एक साधारण सा सिल्क का कोट पहना था और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। ये लॉर्ड राहिजा थे, फ्रेया के दादा और एम्बर सिटी के सबसे खूंखार और ताकतवर लोगों में से एक। लॉर्ड राहिजा ने अपनी छड़ी को हल्के से जमीन पर टैप किया, टक, और अचानक वो भारी दबाव हवा से गायब हो गया। लोग हांफते हुए अपनी सांसें वापस लेने लगे। लॉर्ड राहिजा की शांत लेकिन भेदने वाली नजरें आर्यन वालिया पर टिकी रहीं। आर्यन, उन्होंने बहुत ही सौम्य लेकिन खतरनाक टोन में कहा, रुक जाओ, तुम्हें इस लड़के को चुनौती नहीं देनी चाहिए। ये डिनर की जगह है, कोई अखाड़ा नहीं। ये मामला मैं देख लूंगा, तुम अभी के लिए शांति से अपनी जगह पर बैठ जाओ। आर्यन वालिया का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। वो इस बेइज्जती को घूटना नहीं चाहता था, वो लड़ना चाहता था। लेकिन आर्यन मन ही मन कहता है, लॉर्ड राहिजा एक ग्रैंड मास्टर, मैं चाहकर भी एक ग्रैंड मास्टर के आदेश को टाल नहीं सकता। अगर मैंने अभी तलवार निकाली तो ये बुढ़ा मुझे 1 सेकंड में राख बना देगा। वालिया खानदान भी मुझे नहीं बचा पाएगा। आर्यन ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी तलवार की मूठ से हाथ हटा लिया, लेकिन वो अपनी हार आसानी से नहीं मानने वाला था। उसने ध्रुवांश की आंखों में घूरते हुए अपनी उंगली उसकी तरफ की। बच गया तू बेटा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना आज रात तुम अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाते। मैं तुम्हारी लाश को कुत्तों को खिलाता। ध्रुवांश, जो इस पूरे ड्रामे के दौरान अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था जैसे वो कोई बोरिंग फिल्म देख रहा हो, अचानक मुस्कुरा दिया। ध्रुवांश के चेहरे पर एक डार्क व्यंग्यात्मक मुस्कान आती है। बच गया? ध्रुवांश ने फलका सा हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में खौफ का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक चुभती हुई तंज थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टर राहिजा ने बीच में आकर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बचाया है। ध्रुवांश थोड़ा आगे झुका और अपनी आंखें आर्यन की आंखों में डालते हुए सीरियस टोन में बोला, और वो भी मुझसे। ये सुनकर आर्यन वालिया का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ अपने दांत पीसता रह गया। वहां खड़े बाकी लोग ध्रुवांश के इस दुस्साहस पर कांप उठे। एक ग्रैंड मास्टर के सामने इतनी बड़ी बात। लॉर्ड राहिजा की गहरी भूरी आंखें अब आर्यन से हटकर ध्रुवांश पर टिकी थीं। वो उसे सिर से लेकर पैर तक स्कैन कर रहे थे। लॉर्ड राहिजा के मन में विचार तोड़ रहे थे, ये लड़का, इसका ऑरा बिल्कुल शून्य है, लेकिन इसका आत्मविश्वास आसमान चूम रहा है। जिस तरह से इसने बिना स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल किए उस गार्ड को उड़ाया है, ये कोई आम हंटर नहीं है। और इसकी आंखें, मैंने ये आंखें कहीं तो देखी हैं। ये निडरता, ये गहराई, कहीं तो देखा है इसे। दूसरी तरफ ध्रुवांश, जो दुनिया के सबसे बड़े खतरों से खेल चुका था, एक पल के लिए अंदर से सतर्क हो गया। इनकी नजरें मुझे पड़ रही हैं। एक ग्रैंड मास्टर का तजुर्बा खतरनाक होता है। कहीं इन लोगों ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। अगर इन लोगों को मेरी असली पहचान का पता लग गया तो मेरी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। मुझे अभी अपनी पावर छुपानी होगी। तभी इस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए फ्रेया तेजी से आगे आई। उसके हाई हील्स की टिक टिक की आवाज ने तनाव को थोड़ा कम किया। वो भागकर अपने दादा के पास गई और उनके गले लग गई। दादाजी, फ्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो मुड़ी और ध्रुवांश की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, दादाजी मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रुद्र। ध्रुवांश अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ा। वहां मौजूद हर एक इंसान उम्मीद कर रहा था कि ये नीची जाति का हंटर अब एक ग्रैंड मास्टर के सामने घुटनों के बल बैठेगा या कम से कम 90 डिग्री झुककर सलाम करेगा। लेकिन ध्रुवांश ने सिर्फ अपना हल्का सा सिर हिलाया। बिना कमर झुकाए उसने लॉर्ड राहिजा की आंखों में देखते हुए सीधे खड़े होकर उन्हें ग्रीट किया। पूरे हॉल में हाहाकार मच गया। कितनी बड़ी बदतमीजी है, इस कीड़े को तमीज नहीं है क्या? लॉर्ड राहिजा इसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। लोगों की फुसफुसाहटें गुस्से में बदल रही थीं। उनकी नज़र में ये एम्बर सिटी के सबसे बड़े लेजेंड की घोर बेइज्जती थी। लेकिन लॉर्ड राहिजा, उनके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर भी नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी दिलचस्पी जाग उठी थी। उन्हें उन लोगों से नफरत थी जो उनके सामने गिड़गिड़ाते थे। ध्रुवांश की इस अकड़ ने उनके अंदर के योद्धा को प्रभावित किया था। फ्रेया को लगा कि माहौल फिर से बिगड़ सकता है।
वो तेजी से अपने दादा के बिल्कुल करीब गई और उनके कान के पास अपना मुंह ले गई। दादाजी, फ्रेया ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। असल में ये कोई लो लेवल हंटर नहीं है, ये एक हाई लॉर्ड लेवल का शक्तिशाली इंसान है। बस ये दुनिया से अपनी असली पावर छुपा कर रखता है। रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग हर व्यक्ति एक हाई क्लास हंटर था। उनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो कई किलोमीटर दूर उड़ते हुए मच्छर की भिनभिनाहट भी सुन सकते थे। लेकिन इस वक्त किसी को भी फ्रेया की वो बात सुनाई नहीं दी। यहां तक कि ध्रुवांश, जिसके कान किसी शैतान से कम तेज नहीं थे, उसे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। मुझे इनके होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई खिंचाव भी नहीं है। ये ग्रैंड मास्टर का एडवांस साउंड बैरियर है। इन्होंने अपने आसपास एक अदृश्य डोम बना लिया है। नॉट बैड। फ्रेया की बात सुनकर लॉर्ड राहीजा के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैंने बेवकूफों की तरह बीच में आके बेवजह दखल दे दिया। फ्रेया हैरान रह गई, उसकी आंखें फैल गईं। दादाजी, आपको पता था? आपने जानबूझकर आर्यन को रोका ताकि रुद्र को कुछ ना हो? फ्रेया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके दादा उसके और ध्रुवांश के पक्ष में खड़े थे। लॉर्ड राहीजा ने प्यार से अपनी पोती का गाल छुआ। उनका चेहरा अब सीरियस और भावुक हो गया। मेरी बच्ची, दादा ने गहरी आवाज में कहा, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। ये दुनिया देखी है मैंने। मुझे इंसानों की नीयत परखने में महारत हासिल है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो आर्यन वालिया अंदर से कैसा सड़ा हुआ और अहंकारी इंसान है। उन्होंने गहरी सांस ली और आर्यन के टेबल की तरफ बिना देखे कहा, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पिता सिर्फ सिंह खानदान को बिजनेस में टक्कर देने के लिए तुम्हारी शादी इस आर्यन से करना चाहते हैं, ताकि वालिया और राहीजा फैमिली मिलकर सबसे ताकतवर बन सके। ये सब सिर्फ पावर का खेल है। फ्रेया का सिर नीचे झुक गया। लॉर्ड राहीजा ने आके कहा, मैं तुम्हारे पिता के फैसलों में सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकता। मैंने बहुत वक्त पहले ही उन्हें इस खानदान का हेड बना दिया था। लेकिन एक दादा के तौर पर मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी फूल जैसी बच्ची ऐसे खोकार और लालची घर में जाए, जहां उसे सिर्फ एक हथिया या सौदा समझा जाए। ये सुनकर फ्रेया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया। कम से कम उसके दादा उसके साथ थे। और रही बात इस लड़के की, लॉर्ड राहीजा ने अपनी नजरें वापस ध्रुवांश पर टिकाते हुए कहा, मुझे ये बहुत अलग लगता है, जाना पहचाना लगता है। मैंने इसके वार में जो ठहराव देखा वो किसी हाई लॉर्ड में भी नहीं होता। लॉर्ड राहीजा ने फ्रेया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, फ्रेया, इस लड़के की आंखों में देखो। इसकी आंखों में एक अलग ही आग है। ये कोई आम हंटर नहीं है। मेरा तजर्बा कहता है कि ये लड़का अगर एक बार किसी के साथ खड़ा हो गया तो वो मरते दम तक उसका साथ देगा, लेकिन उसे बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेगा। ये एक वफादार शेर है। ये सुनकर फ्रेया का दिल किसी तेज ढोल की तरह धड़कने लगा। वो समझ गई कि उसके दादा इनडायरेक्टली तरीके से उसे ये संदेश दे रहे हैं कि वो ध्रुवांश को कभी अपने हाथों से जाने ना दे। वो उसे अपना असली जीवन साथी बनाने की अनुमति दे रहे हैं। फ्रेया के गोरे गाल शर्म और खुशी से टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने मुड़कर ध्रुवांश की ओर देखा। ध्रुवांश उसी शांत ठंडे पोज में खड़ा था। उसका शार्प जॉ लाइन, उसके बिखरे हुए बाल और उसकी वो रहस्यमयी नीली आंखें। फ्रेया की नजर में पूरी दुनिया जैसी धीमी हो गई। रेस्टोरेंट की चकाचौंध, लोगों की बातें, सब कुछ धुंधला हो गया। सिर्फ ध्रुवांश का वो हैंडसम फेस फोकस में था। पहली बार फ्रेया की नजरों में उसके लिए सिर्फ एक फेक बॉयफ्रेंड वाला नाटक नहीं था, बल्कि एक सच्ची उम्मीद और एक गहरी फीलिंग जाग उठी थी। चुटकी। अचानक एक चुटकी बजने की तेज आवाज ने फ्रेया का ध्यान तोड़ा। वो झटके से अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आई। उसने सामने देखा तो ध्रुवांश खड़ा था, जिसकी उंगलियां अभी भी हवा में थीं। रुद्र, आप? फ्रेया ने घबराते हुए इधर उधर देखा। दादाजी कहाँ गए? ध्रुवांश को जवाब देता उससे पहले ही पीछे खड़ी लेडी गार्ड मारिया ने दखल दिया। मिस फ्रेया, मारिया ने सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा, लॉर्ड राहीजा को कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो यहां से चले गए हैं। जाने से पहले उन्होंने संदेश दिया है कि डिनर के बाद कल सुबह आप उनसे घर पर आकर मिले। फ्रेया ने समझदारी से हाँ में सिर हिलाया। उसे अपने दादा की बात समझ आ गई थी। इसके बाद फ्रेया ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर ध्रुवांश का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ध्रुवांश की उंगलियों में कसकर कुंद गईं। चलिए रुद्र, हम डिनर करते हैं, फ्रेया ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा।
फिर फ्रेया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी वो मासूम मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक सख्त अधिकारी वाली नजर आ गई। उसने अपनी गार्ड मारिया की तरफ देखा। मारिया, फ्रेया की आवाज में अब एक राजकुमारी का आदेश था। तुम अभी के लिए राहिजा मेंशन वापस लौट जाओ। मेरी सुरक्षा के लिए अब ध्रुवांश यहाँ है। मैं तुम्हें सुबह वहीं मिलूंगी। ये सुनकर मारिया घबरा गई। उसकी ड्यूटी फ्रेया के साथ रहना थी। लेकिन मिस फ्रेया, मेरी ड्यूटी, मारिया ने बहस करने की कोशिश की। मैं आपको इसके साथ अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? फ्रेया ने मारिया की बात बीच में ही काट दी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मारिया को एक ऐसी चुभने वाली नजर से घूरा जिसने मारिया के रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मारिया, मैंने कहा सुबह मिलते हैं। फ्रेया की आवाज में जो दबाव था वो किसी को भी घुटनों पर लाने के लिए काफी था। पास खड़ा ध्रुवांश ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। ये लड़की भले ही अभी फिजिकली कमजोर है और इसे लड़ना नहीं आता, लेकिन इसके अंदर सामने वाले की दिमाग पर हावी होने की जो पावर है वो सच में काबिले तारीफ है। एक सेकंड में मासूम और दूसरे सेकंड में एक तानाशाह। ऐसी ही खूबियों वाले लोग बड़ी बड़ी फैमिलीज और बड़े देशों पर राज करते हैं। फ्रेया राहिजा, तुम सच में दिलचस्प हो। मारिया को ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। वो अपनी जगह पर एक इंच भी और खड़ी नहीं रह सकी। उसने सिर झुकाया और चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। अब सिर्फ ध्रुवांश और फ्रेया बचे थे। वो एक टेबल की ओर बढ़े। फ्रेया चाहती थी कि वो किसी प्राइवेट और बंद वीआईपी रूम में बैठे ताकि वो लोगों की नजरों से बच सके, लेकिन ध्रुवांश ने साफ मना कर दिया था। नहीं, ध्रुवांश ने धीरे से कहा, हम बीचों बीच बैठेंगे। अगर हमें सबको यकीन दिलाना है कि हम सच में एक कपल हैं तो हमें उनके सामने रहना होगा। लोगों को छुपने वालों पर शक होता है, बेखौफ दिखने वालों पर नहीं। वे चाहकर भी अपनी आंखें कहीं और मोड़ नहीं पा रहे थे सिवाय ध्रुवांश के। वे हॉल की सबसे शानदार वीआईपी टेबल पर पहुंचे जो बिल्कुल सेंटर में थी। हर किसी की नजर उन पर थी। ध्रुवांश ने एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह फ्रेया के लिए भारी मखमली कुर्सी खींची। जब फ्रेया बैठ गई तो उसने कुर्सी को आराम से आगे सरकाया। फिर उसने मेज पर रखी क्रिस्टल की बोतल से फ्रेया के गिलास में खून जैसी लाल महंगी वाइन सर्व की। ये सब कुछ, वो सारा ड्रामा आर्यन वालिया दूर अपनी टेबल पर बैठा देख रहा था। आर्यन के दोस्त और उसके कजिन्स उसके साथ बैठे थे। आर्यन का चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। वो अपनी वाइन का गिलास इतनी जोर से पकड़े था कि गिलास चटकने लगा था। आर्यन के बगल में बैठे उसके दोस्त से ये देखा नहीं गया। उसने उकसाते हुए कहा, भाई आर्यन, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपकी होने वाली बीवी के साथ एक सड़क छाप मजे ले रहा है। आप बस एक इशारा करो भाई, हम अभी उस लड़के को खींच कर लाते हैं और उसे कुत्तों की तरह सबक सिखाते हैं। आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए ना में सिर हिलाया। अभी नहीं, अभी यहाँ लॉर्ड राहिजा ने दखल दिया था। वो बुढ़ा कहीं से भी नजर रख सकता है। अगर हमने इस वक्त यहाँ कोई तमाशा किया तो बात मेरी फैमिली पर आ जाएगी और मामला और बिगड़ जाएगा। उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकलने दो, फिर मैं खुद उसकी खाल उधेड़ूंगा। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी टेबल के चारों ओर एक साधारण सा वॉइस बैरियर बना रखा था, लेकिन वो भूल गए थे कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। दूर बैठा ध्रुवांश अपनी वाइन का गिलास होठों से लगाए हुए उनकी हर एक बात बहुत साफ सुन रहा था। आर्यन का वो सस्ता सा बैरियर ध्रुवांश की सुनने की शक्ति के सामने एक पतले कागज जैसा था। वो उनके सांस लेने की आवाज तक सुन पा रहा था। ध्रुवांश की ठंडी सोच, वाह आर्यन वालिया, तुम मुझे बाहर मारने का प्लान बना रहे हो? चलो तुम्हारी उस आग में थोड़ा घी और डालते हैं, देखते हैं तुम्हारी बर्दाश्त की हद क्या है। ध्रुवांश ने अपना गिलास नीचे रखा। उसने फ्रेया की तरफ देखा। फ्रेया को आर्यन की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, और सच तो ये था कि वो कुछ सुनने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस टेबल और ध्रुवांश के चेहरे तक सिमट कर रह गई थी। वो ध्रुवांश की हर एक हरकत को देखकर बस ब्लश किए जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ध्रुवांश, जो प्यार मोहब्बत की इन भावनाओं से कोसों दूर था, उसने आर्यन को पूरी तरह से पागल करने का फैसला किया। ध्रुवांश के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कातिलाना डेविलिश स्माइल आई। उसने एक चांदी का चम्मच उठाया, सामने रखी हुई एक बेहद महंगी मलाईदार डिजर्ट का एक छोटा सा बाइट लिया। ध्रुवांश हल्का सा आगे की ओर झुका। उसने वो चम्मच सीधा फ्रेया के होठों की ओर बढ़ा दिया। फ्रेया का रिएक्शन, फ्रेया एकदम से फ्रीज हो गई। उसकी सांसें रुक गईं। क्या ध्रुवांश, वो सख्त और खौफनाक इंसान, उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था सबके सामने? फ्रेया का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे वो बाहर आ जाएगा।
उसके गोरे गाल और उसके कान के दोनों किनारे पलक झपकते ही गहरे लाल रंग के हो गए। पूरा रेस्टोरेंट ये नजारा देख रहा था। वहां मौजूद सैकड़ों लोग हैरानी, ईर्ष्या और जलन की आग में जलने लगे, खासकर यंग एज के रईस लड़के। एम्बर सिटी में फ्रेया राहिजा उन गिनी चुनी और सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी जो लाखों लड़कों का सपना थी। उसे छूने की तो दूर, लोग उससे बात करने के लिए तरसते थे। और आज एक हुडी पहना हुआ भिखारी उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वहीं आर्यन वालिया की तो हड्डियां तक सुलगने लगी थीं। उसकी आंखों की नसें फटने को तैयार थीं। फ्रेया ने कांपते हुए हल्का सा अपना मुंह खोला और बहुत ही नजाकत के साथ उस चम्मच से एक छोटा सा बाइट ले लिया। ध्रुवांश ने एक और मीठी मुस्कान दी, पीछे की ओर अपनी कुर्सी पर टिका और चम्मच में बचे हुए उस आधे बाइट को खुद खा लिया। इनडायरेक्ट किस। ये देखकर फ्रेया के दिमाग के फ्यूज उड़ गए और उसे अचानक जोर से हिचकी आ गई और वहां मौजूद सैकड़ों रईसों के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। आर्यन वालिया के दिमाग की नस फट गई। उसकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। हरामजादे, आर्यन मन ही मन चीखा। गुस्से से पागल आर्यन ने अपनी टेबल पर रखा हुआ एक भारी चांदी का कांटा उठाया। उसने उस कांटे में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भर दी, जिससे कांटा एक घातक लाल रोशनी से चमकने लगा और उसने पूरी ताकत से वो कांटा ध्रुवांश के चेहरे की ओर फेंक दिया। कांटा हवा को चीरता हुआ एक बंदूक की गोली से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। स्वाइश। उस कांटे का निशाना बिल्कुल सटीक था, ध्रुवांश की दाईं आंख। अगर वो लगता तो ध्रुवांश का सिर आर पार हो जाता। कांटा मेजों के ऊपर से गुजरा, लोगों के चेहरों पर उसकी लाल चमक पड़ी। फ्रेया ने कुछ महसूस किया, लेकिन वो मुड़कर देख पाती उससे पहले ही कांटा ध्रुवांश की आंख से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर पहुंच गया। लेकिन ध्रुवांश अपने गिलास से वाइन पीने के लिए हाथ उठा रहा था। उसने अपना सिर घुमाया भी नहीं, उसने आर्यन की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ अपने गिलास पर थीं। और ठीक उसी पल, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल रिलैक्स्ड अंदाज में, ध्रुवांश ने अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हल्का सा उठाया। टक। आवाज गूंजी। हवा में एक शॉक वेव पैदा हुई। ध्रुवांश ने उस मौत के कांटे को, उस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे कांटे को अपनी 2 उंगलियों के बीच बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। कांटा उनकी उंगलियों के बीच फंसा हुआ कांप रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बुझने लगी थी। ध्रुवांश अपनी जगह पर आराम से बैठा था। उसके बाएं हाथ में वाइन का गिलास था और उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियों के बीच वो जानलेवा कांटा था जो उसकी आंख से महज 1 इंच दूर रुका हुआ था। ध्रुवांश ने वाइन का एक घूंट लिया और बिना मुड़े अपने होठों पर उसी शैतानी मुस्कान के साथ कांटे को टेबल पर पटक दिया। खेल अब बस शुरू ही हुआ था, जारी रहेगा।